नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू की। पर वीडियो शुरू करने से पहले इन पोस्टर्स की तरफ देखिए। आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दीवार, मोहब्बतें, वीर ज़ारा, इन सब मूवीज में कोई ना कोई मूवी तो जरूर देखी होगी। पर आप सोच रहे होंगे कि डेंगू की इस वीडियो में मैं इन सब मूवीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब मूवीज को बनाने वाले एक फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर यश चोपड़ा की डेथ का रीजन भी डेंगू ही था। यश चोपड़ा की मौत डेंगू से हुई। उनकी मौत एक चेतावनी है कि दिल्ली मुंबई में डेंगू का खतरा कितना ज्यादा है। यश चोपड़ा की डेथ हो सकती है तो डेंगू मतलब ज्यादा सीरियस है। पर ये बात बता के मैं आपको डेंगू से डराना नहीं चाहता। 80% ऑफ द केसेस में डेंगू का फीवर अपने आप ठीक हो जाता है, जिसमें कई बार पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि उसे डेंगू हुआ था। पर ऐसा क्या रीजन है कि डेंगू की वजह से कुछ लोगों की डेथ तक हो सकती है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। डेंगू के मामलों ने लोगों के लिए एक नया संकट पैदा कर दिया है। डेंगू अपना घातक रूप दिखा सकता है। डेंगू मस्कीटो ब्रीडिंग खतरनाक है डेंगू। सबसे पहली बात, ये डेंगू बीमारी होती क्या है और ये कैसे फैलती है। डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये एक मॉस्किटो के काटने से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ काम की प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी किताबी बातें नहीं करूंगा कि एक फीमेल एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो के काटने से ऐसा होता है या वो मॉस्किटो दिखाई कैसे देता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारे सामने ऐसा मॉस्किटो होगा जिसके ऊपर डॉटेड पैटर्न होगा तो हम कहेंगे कि अरे ये तो डेंगू का मॉस्किटो हो सकता है, तो हम उसे मार देंगे और इसके अलावा अगर कोई मॉस्किटो हुआ तो हम उसे काटने देंगे। इसलिए हम सिर्फ काम की बातें करेंगे, क्योंकि डेंगू एक मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है और ये मॉस्किटो दिन के टाइम में काटता है। ये डे बाइटर होता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिन के टाइम में जब भी हम बाहर जाते हैं, ऑफिस में, कॉलेज में या काम पर, तब हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, यानी हमारी शर्ट और हमारा जो पैंट्स है यानी लोअर्स है वो फुल स्लीव्स के होने चाहिए और हमारी बॉडी कवर्ड होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं कि शाम के टाइम में या रात के टाइम पे डेंगू का मच्छर नहीं काट तो आपको मच्छरों से कोई बचाव नहीं करना, क्योंकि डेंगू यूजुअली जुलाई से अक्टूबर के फेज में फैलता है, जब इंडिया में मानसून सीजन होता है। यानी जब बारिश होती है तब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और ये सारी कंडीशंस किसी भी मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए, उनके पनपने के लिए काफी फेवरेबल हो जाती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेंगू का मच्छर ही पनपता है, ऐसे टाइम पे मलेरिया का मच्छर और चिकनगुनिया और बाकी कई बीमारियां फैलाने वाले मच्छर भी पनपते हैं। और जहां डेंगू का मच्छर हमें दिन में काटता है, मलेरिया का मच्छर हमें रात को काटता है। इसलिए आपको हर टाइम मच्छरों से सावधान रहना है। डेंगू का मच्छर यूजुअली फ्रेश वाटर में यानी क्लीन वाटर के अंदर ब्रीड करता है। तो आप सोचेंगे कि यार हम तो अपने घर के आसपास इतनी सफाई रखते हैं, कहीं पर पानी कलेक्ट नहीं होने देते, तो हमें डेंगू का कोई खतरा नहीं है। पर ऐसा नहीं है। इवन आपके घर के आसपास जो गमले हैं, पौधे हैं, उनके अंदर जो पानी कलेक्टेड है उसमें भी डेंगू ब्रीड कर सकता है। या फिर जो कूलर घर में लगे होते हैं या फिर जो छतों पे या वरांडाज में जो पुरानी कोई टंकी पड़ी है या कोई भी पानी की बाल्टी पड़ी है जिसमें पानी को हम कई दिनों से क्लीन नहीं कर रहे हैं, वहां पर मॉस्किटो ब्रीड कर सकता है। और आपने अपने घर के आसपास तो चीजों को संभाल लिया, पर अगर आप पार्क में जाएंगे या कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो वहां पर भी तो आपको मॉस्किटो काट सकता है। इसलिए सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है कि आप अपने कपड़े जो है वो फुल स्लीव्स के पहने। आप किसी मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का जैसे कि ओडोमॉस या फिर स्प्रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अपने घर के आसपास कहीं पर भी पानी को कलेक्ट ना होने दें। कब हमें सोचना चाहिए कि हमें डेंगू हो सकता है? जुलाई से अक्टूबर तो एक लंबा टाइम पीरियड हो गया। ऐसे में अगर किसी को भी बुखार आता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आपको बुखार आया तो क्या पता आपको कॉमन कोल्ड हो गया हो, या फिर मानसून सीजन में लोगों का पेट भी बड़ा खराब हो। पर डेंगू के फीवर की कुछ खासियत है, यानी आपको अचानक से बहुत हाई ग्रेड फीवर आएगा जो कि 103, 104 तक भी जा सकता है। और इसके अलावा क्योंकि एक वायरस से होने वाली बीमारी है, तो हर वायरल इलनेस में आपको यूजुअली बॉडी में पेन होने लगता है, यानी आपके मसल्स में पेन होगा, आपके जॉइंट्स में पेन होगा और इसमें बोन में भी पेन होता है। इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे एक दोस्त को फीवर था और साथ में उसको नेजल कंजेशन था, तो उसे लगा कि यार मुझे तो कॉमन कोल्ड होगा, डेंगू नहीं है। पर बाद में टेस्ट कराया, क्योंकि फीवर जा नहीं रहा था तो उसे डेंगू निकला। इसलिए नेजल कंजेशन, नोजिया, वोमिट यानी जी मिचलाना, इस तरह के सिम्टम्स भी साथ में हो सकते हैं। हेडेक भी हो सकता है। पर एक सिम्टम जैसे कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी आंखों के पीछे आपको दर्द होता है और जब आप आंखों को मूव करते हैं तो वो पेन ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर मसल्स में और जॉइंट्स में पेन, वो काफी स्पेसिफिक माना जाता है डेंगू के लिए, अगर डेंगू का सीजन चल रहा है तो। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर यूजुअली ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक टेस्ट यानी सिर्फ डेंगू का टेस्ट नहीं कराएंगे, वो आपके कुछ मल्टीपल टेस्ट कराएंगे जिसमें फीवर के सारे कॉमन कॉजेज जो सीजन में है वो कवर हो जाए। यानी वो सबसे बेसिक टेस्ट सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, जिसमें आपका ब्लड में जो 3 तरह के सेल्स हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि किसी भी इंफेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं, उनका काउंट पता लगेगा। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं, उनका काउंट पता लगेगा। और प्लेटलेट्स यानी ऐसे सेल्स जो कि खून को जमाने में, खून का थक्का जमाने में यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो आपकी
बॉडी में किसी भी पार्ट से बिना रुके ब्लीडिंग होती रहेगी, खून का थक्का जम ही नहीं पाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो पाएगी। नॉर्मली प्लेटलेट का काउंट 1.5 लाख से 3 लाख पर माइक्रोलीटर होता है, पर डेंगू में ये काउंट कम भी हो सकता है और ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज भी कर सकता है। पर एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको बुखार आ रहा है और आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब आपको डेंगू नहीं है। 80% ऑफ द टाइम डेंगू के इन्फेक्शन में आपको बहुत माइनर सिम्टम्स होते हैं और आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल ही रहता है। तो ये कंफ्यूजन इवन कई जूनियर डॉक्टर्स को भी होती है और वो डेंगू का टेस्ट ही नहीं कराते। वो सोचते हैं कि अगर सीबीसी कराया यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराया और प्लेटलेट काउंट तो नॉर्मल है यानी डेंगू तो नहीं है, डेंगू होता तो प्लेटलेट काउंट कम होता। पर ये एक मिसकंसेप्शन है। डेंगू के साथ साथ प्लेटलेट काउंट नॉर्मल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बाद में जाके प्लेटलेट काउंट कम होने लगे। तो डॉक्टर आपका सीबीसी कराएंगे, आपके डेंगू के टेस्ट करा सकते हैं और वो क्या क्या टेस्ट होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा वो आपका मलेरिया का टेस्ट करा सकते हैं, टाइफाइड का टेस्ट करा सकते हैं और आपका यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से यानी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन की वजह से भी आपको बहुत तेज बुखार आ सकता है। अब आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट पे, यानी डेंगू के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लेटलेट काउंट और सीबीसी के बारे में तो आपको बता ही दिया है। सबसे बेसिक टेस्ट है जिसमें अगर प्लेटलेट काउंट कम होगा तो वो काफी हद तक इशारा करता है कि डेंगू होगा, पर अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है तब भी डेंगू हो सकता है। इसलिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है NS1 एंटीजन। जब डेंगू वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक प्रोटीन बनाता है जिसे नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं, यानी NS1। ये प्रोटीन डेंगू के वायरस ने बनाया है, इसलिए ये एक एंटीजन है जो कि बॉडी का दुश्मन है और उसके रिस्पॉन्स में बॉडी फाइट करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज बनाती है। और जो सबसे पहले एंटीबॉडी को भेजा जाता है जैसे कि ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे IgM एंटीबॉडी होता है और जो बाद में आता है उस एंटीबॉडी को IgG एंटीबॉडी बोलते हैं। तो NS1 एंटीजन की खासियत यह है कि ये ब्लड में सबसे पहले आता है। तो यानी बुखार हुआ और बुखार के 2 या 3 दिन के अंदर आपने टेस्ट कराया तो NS1 एंटीजन ही पॉजिटिव आएगा, हो सकता है आपका IgM नेगेटिव आए। इसलिए NS1 एंटीजन अर्ली डिटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है, सपोज आपको बुखार होने के आप 6 या 7 दिन बाद टेस्ट करा रहे हैं, आप तब तक इग्नोर करते रहे, आपको लगा कि कॉमन कोल्ड है, आपको लगा कि पेट खराब है, आपको लगा कि कुछ और दिक्कत है, तब ऐसा भी हो सकता है कि NS1 एंटीजन ब्लड में आया और वो 7 या 10 दिन के बाद वो डिसअपीयर भी कर गया, वो चला भी गया। ऐसे टाइम में IgM सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी बॉडी ने फाइट करने के लिए अपने ओपनिंग बैट्समैन को IgM को भेज दिया है। तो फिर सवाल आएगा कि यार IgG एंटीबॉडी का टेस्ट क्यों कराना। IgG एंटीबॉडी एक ओल्ड इन्फेक्शन को सिग्निफाई करता है, यानी सपोज मुझे बुखार हुआ और मैंने टेस्ट कराया तो NS1 एंटीजन पॉजिटिव आया, IgM भी पॉजिटिव आ गया, सपोज अगर मैंने चौथे दिन या 5वें दिन कराया। पर अगर IgG भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि पास्ट में सपोज 1 साल पहले या 2 साल पहले भी मुझे डेंगू का इन्फेक्शन हुआ था और हो सकता है कि वो मुझे याद ना हो या फिर वो इतना माइनर इन्फेक्शन हो कि मुझे पता भी ना लगा हो। तो IgG ये बताएगा कि आपको पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है और जब भी डेंगू का रिपीट इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस और रिस्की होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको कंफर्म हो गया कि आपको या आपके किसी रिश्तेदार को, दोस्त को डेंगू है, तब क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि पैनिक करने की या घबराने की कोई बात नहीं है। 80% जो इन्फेक्शन है वो घर में रह के बिना किसी हॉस्पिटलाइजेशन के ठीक हो जाते हैं। किसी भी वायरल इलनेस में हमें कोई दवाई स्पेशली तो देनी नहीं होती, किसी भी एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। यानी बुखार है, बॉडी में पेन है, सर दर्द है तो उसके लिए पैरासीटामोल का टैबलेट दिया जाता है। पैरासीटामोल को 650 मिलीग्राम आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं या 500 मिलीग्राम दिन में 4 बार भी मैक्सिमम ले सकते हैं, अनटिल अनलेस आपको कोई लीवर की बीमारी ना हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास घर में कोई दवाई पड़ी है बुखार की या सर दर्द की, जैसे कि डिस्प्रिन या आइबुप्रोफेन, तो उसको ना लें, क्योंकि डिस्प्रिन, आइबुप्रोफेन या NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनकी ये खासियत है कि वो प्लेटलेट के काम करने को रोकते हैं। तो जब डेंगू फीवर में ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और आप ऐसी दवाई ले रहे हैं बिना सोचे समझे जैसे कि डिस्प्रिन, जो कि प्लेटलेट्स को और कम करती है, खून को और पतला करती है, तो आप तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको पैरासीटामोल लेनी है जो कि एक सेफ ड्रग है और अगर पैरासीटामोल से भी दर्द नहीं ठीक हो रहा तो अल्ट्रासेट नाम की एक टैबलेट होती है, वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सुनने में लगेगा कि बहुत छोटी सी बात है कि आपको पानी ज्यादा पीना है, पर मेरी नजर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। डेंगू के अंदर बॉडी की टेंडेंसी होती है कि ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियों से खून धीरे धीरे लीक होने लगता है। इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे बॉडी में फ्लूइड्स प्रॉपर्ली बने रहें, अदरवाइज हमारा ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, हम शॉक वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो आप मैक्सिमम पानी पिए। पानी के अलावा आप नींबू पानी यानी शिकंजी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, आप कोई भी जूस पी सकते हैं। लोगों के अंदर कई बार ये बिलीफ होता है कि क्या हमें पपीते के पत्ते का जूस पीना चाहिए या पपीते के छिलके का जूस पीना चाहिए। ऐसा भी कई लोग बिलीव करते हैं कि बकरी के दूध की वजह से डेंगू फीवर ठीक हो सकता है। अगर इन सब देसी नुस्खों की बात करें तो इन
इनमें से सिर्फ पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट के ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हैं और इसके बारे में स्टडी की गई है। और इन स्टडीज में पाया गया है कि जिन लोगों को डेंगू फीवर में पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट की टैबलेट्स दी गई थी या पपाया लीफ का जूस दिया गया था, उनमें प्लेटलेट काउंट इंप्रूव हुआ था उन लोगों के मुकाबले जिन्हें ये नहीं दिया गया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट यानी पपीते के लीफ का जूस या पपीते के पत्ते का जूस या सिर्फ पपीता खाकर भी डेंगू में फायदा होता है। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए काफी सारी स्टडीज ऑलरेडी पब्लिश है, यानी इस चीज को आप साइंटिफिक मान सकते हैं। पर अगर हम बात करें गोट्स मिल्क यानी बकरी के दूध की, तो ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है। एम्स के डॉक्टर्स ने इस चीज को रेफ्यूट भी किया है, यानी इसको मना भी किया है। अक्सर देखा जाता है कि जब डेंगू का सीजन आता है तो बकरी के दूध की कीमतें बहुत आसमान छूने लगती हैं, लोग बकरी के दूध के पीछे भागने लगते हैं। तो आपको बकरी के दूध को कंज्यूम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बल्कि आप अगर अनपास्चराइज्ड तो किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड जगह से दूध खरीदेंगे तो वो कंटामिनेटेड भी हो सकता है, उसकी वजह से आपको और लेने के देने पड़ सकते हैं, आपको और कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बकरी के दूध से डेंगू ठीक होगा ये बिल्कुल गलत बात है। जहां तक रही बात एलोवेरा जूस की और गिलोय की, हम ये कह सकते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं और इनको लेके एटलीस्ट कुछ नुकसान तो नहीं होगा। इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर कोई साइंटिफिक डेटा पब्लिश नहीं है, बट इसका कोई नुकसान भी नहीं है, तो ये आपके ऊपर है। ये आप सपोर्टिव फॉर्म में ले सकते हैं, पर साथ के साथ आपको मॉडर्न मेडिसिन जो है, यानी जिसमें बोला गया है कि आपको प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करना है, आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है, आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। जब आपको डेंगू का फीवर होगा तो ये फर्स्ट फेज होता है जिसे फेब्राइल फेज बोलते हैं। इस फेब्राइल फेज में यूजुअली आप रिकवर कर जाएंगे, पर आपको कुछ वार्निंग साइंस है जो आपको पता होने चाहिए। वार्निंग साइंस कुछ ऐसे साइंस है जो शो करते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा ही अबनॉर्मल चल रहा है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, आपको तुरंत ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उन वार्निंग साइंस में मुंह के अंदर यानी गम्स में, मसूड़ों में ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, या आपको बहुत ही ज्यादा उल्टी आएगी जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, या फिर आपको अचानक ही बहुत तेज पेट में दर्द होने लगेगा या छाती में दर्द होने लगेगा या सांस में प्रॉब्लम होगी। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ब्लड वेसल से प्लाज्मा लीक हो गया और आपकी छाती में या फिर पेट में पानी भर गया। तो ये सारे साइंस दर्शाते हैं कि आप डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ जा रहे हैं, यानी इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, और ये ब्लीडिंग आपके पेट के अंदर भी हो सकती है, आपकी वॉमिटिंग में या फिर आपके स्टूल्स के अंदर भी ब्लड आ सकता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, आप डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, आपको वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, फ्लूइड्स बॉडी में कम है, या फिर पेट में और छाती में पानी भर रहा है, तो ऐसे में आप डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी जा सकते हैं, और ये दोनों सिचुएशंस में आपकी जान का खतरा भी बन सकता है। और अगर 100 लोगों को डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो उनमें से किसी एक यानी सिर्फ 1% केसेस में डेंगू से जान जाती है। तो जब भी आपको कोई भी वार्निंग साइन आए, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है या फिर हॉस्पिटल विजिट करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड्स की बहुत कमी हो गई है तो डॉक्टर आपको आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे, या फिर आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो पा रही है और आप कुछ जूस पी ही नहीं पा रहे, तो ऐसे में वो आपको आईवी यानी इंट्रावीनस डायरेक्टली कैनुला के थ्रू, सुई के थ्रू आपके नसों में फ्लूइड्स लगाएंगे। डेंगू का बुखार यूजुअली 5 से 7 दिन में टूट जाता है, और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अगर आप दवाई नहीं भी ले रहे तब भी आपको बुखार नहीं आएगा, पर आपको तब भी सावधान रहना है एटलीस्ट 2-3 दिन तक, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो यूजुअली लोगों को पता नहीं होती कि डेंगू का वायरस एक बार जब बुखार उतर जाता है तो वो दोबारा आपको पीठ पीछे खंजर घोंप सकता है। यानी जब फेब्राइल फेज ओवर हो जाता है तो उसके बाद पेशेंट को लगता है कि अब तो मैं पूरा ठीक हो गया, वो लापरवाह हो जाता है, पर उसके बाद कुछ पेशेंट्स में क्रिटिकल फेज होता है जो कि आ सकता है, और क्रिटिकल फेज में अचानक से ही उनकी हालत बिगड़ जाती है। इसलिए जब भी डेंगू का बुखार उतर जाए तो एटलीस्ट 2-3 दिन तक आपको ज्यादा मॉनिटरिंग करनी है, आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, आपको फ्लूइड्स लेते रहना है, और आप अपना सीबीसी यानी प्लेटलेट काउंट और कंप्लीट ब्लड काउंट भी करा सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि फेब्राइल फेज में आपको क्या करना है। फेब्राइल फेज से कुछ पेशेंट्स क्रिटिकल फेज में भी जा सकते हैं, पर यूजुअली फेब्राइल फेज के बाद मैक्सिमम पेशेंट डायरेक्टली रिकवरी फेज में आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डेंगू फीवर के 3 फेजेस होते हैं, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। क्रिटिकल फेज ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा, मैक्सिमम पेशेंट फेब्राइल फेज से डायरेक्टली रिकवरी फेज में आते हैं। सिर्फ 15-20% पेशेंट होते हैं जो कि डेंगू फीवर के बाद अगर अपने वार्निंग साइंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो क्रिटिकल फेज में जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन डेंगू के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की काम की हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।